वह चिल्लाई तो शेरा बोला, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ वजूद हासिल करना किसे कहते हैं। इसके बाद उसने अपनी टाई की नॉट को ढीली करते हुए बेड की तरफ ले जाने लगा। आहाना चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। वह चिल्ला चिल्ला करके पूरे कमरे को हिला दी थी। अगले ही पल शेरा की टाई उसके मुंह को बंद कर दिया था और बोला, अब आवाज़ तुम्हारी नहीं निकलने वाली है। तुमने चिल्ला करके मेरे कान ही खराब कर देनी है। तुम अपने आप को समझती क्या हो। वह शेरा की बॉडी पर अपने हाथों से रगड़ चुकी थी। उसके नाखून शेरा के बॉडी पर अपना निशान लगा चुके थे। इस वक्त वह सिर्फ टी शर्ट में था। वह रोने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इस बार वह बोल भी नहीं पा रही थी। उसके वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी, लेकिन शेरा को अब क्या फ़र्क पड़ता था। उसने खुद ही तो शेरा के जज्बातों को हवा दी थी। वह इतनी ज़ोर से उसके वजूद को महसूस कर रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। शेरा बस उसके हाथों को पकड़कर किस कर लिया था और उससे दूर हुआ था और कमरे से बाहर चला गया। आहाना अपने मुंह से टाई हटाने लगी और राहत की सांस ली। शेरा ने उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी भी उसका स्पर्श अपने वजूद पर आहाना महसूस कर रही थी। कैसे शेरा ने आहाना को कमर से पकड़कर उसे बेड तक लाया था। शेरा बाहर आकर छत पर खड़ा हो गया, सिगरेट सुलगा लिया था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो सामने उसके बेहद ही करीबी दोस्त का फ़ोन था। कॉल उठाते ही उसने फ़ोन कान के पास लगाया तो उधर से आवाज़ आई, शेरा जल्दी आ जाओ अपने इलाके में, हमारी कुछ ज़रूरी गुफ्तगू चल रही है। शेरा घर से बाहर आया और कार में बैठा और कार लेकर चला गया। वहीं आहाना सोच में पड़ गई, ये इंसान कहाँ जा रहा है मुझे यूँ अकेला छोड़कर। और एक पल सोचने लगी, अच्छा ही है यह चला गया, अब मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो जाऊंगी और मुझे तंग करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यह क्या, यह तो उसकी सोच से भी उल्टा हो गया। जब वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वह दरवाजे को पीटती रही मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि उसके घर के बहुत से सर्वेंट थे, फिर भी किसी ने नहीं सुना। वहीं दूसरी तरफ हवेली में एकदम शांति पसरी हुई थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। आखिर शेरा की बहन के साथ ऐसा कौन कर सकता है। यह शेरा का नया दुश्मन कौन कब पैदा हो गया। हवेली के दरवाजे पर खड़े पहरेदार भी नींद से गिरने लगे थे, पर तभी किसी आंधी की तरह शेरा वहां आया और दरवाज़ा तोड़ते हुए सीधा घर के अंदर आया। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पर संग्राम सिंह के कानों तक पहुंच चुकी थी। एक बार तो वह भी कांप गया था कि कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ गया। वह तुरंत बाहर की तरफ भागा और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी माया भी आई। संग्राम की हालत खराब हो रही थी। वह खुद के बचाने के लिए इधर से उधर अपने हाथ पर फैला रहा था, लेकिन शेरा था कि जो उसे छोड़ नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांस रोकने की कगार पर थी और आखिर बाहर आ ही गई थी। यह देख कर के माया एकदम से शोर मचाने लगी और जल्दी से लकड़ी का एक डंडा लाकर के शेरा को मारते हुए बोली, छोड़ो मेरे पति को जानवर कहीं के, अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। शोर सुनकर के संग्राम सिंह के छोटा भाई उमेश और उसकी पत्नी रूपा भी बाहर आ गए। यहाँ तक कि आहाना की भी नींद खुल गई थी। संग्राम का भाई उमेश शेरा को पीछे से खींचते हुए बोला, छोड़ मेरे भाई को। वह अपनी पूरी ताकत लगाए रखा था, पर मजाल है कि शेरा को जरा सा भी टच से मस कर सके। ठीक उसी वक्त शेरा के सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर पहुँच गए और बड़ी मुश्किल से उसे संग्राम सिंह से दूर किया। संग्राम नीचे गिर गया और हाँफने लगा। माया जल्दी से जाकर के उसको संभालने लगी
अगले ही पल उमेश शेरा का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर आए और मेरे बड़े भाई पर हाथ कैसे लगाया। शेरा बीच में ही दूर धकेलते हुए उसे बोला, चुप, एकदम चुप। शमशेर राठौर बेवजह कुछ नहीं करता है। अब तो संग्राम भी पूरी तरह हैरान हो गया और चीख के साथ में बोला, शेरा तुम यह क्या कर रहे हो? यह क्या हरकत? हमारे घर में आकर के हम पर ही जोर दिखा रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हारी? और अगर इतना ही मरने का शौक चढ़ा है तो पहले बता देता, फिर तेरे स्वागत में हम खुद अपने हाथों से करते। उसकी बात सुनकर के शेरा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह उस पर गरजते हुए बोला, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी संग्राम सिंह। साबित कर दिया तूने कि तू कल भी कुत्ता था और आज भी कुत्ता है। शेरा अपनी जबान को लगाम दे वरना उमेश दीवार पर टंगी हुई बंदूक को उतारते हुए बोला। पर शेरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी जलती हुई निगाहों से संग्राम की तरफ देखते हुए बोला, तेरे दुश्मनी मुझसे है ना, तो तू मुझसे बदला लेता, मेरे साथ जो करना था करता, पर मेरी बहन को इस तरह से शामिल करके बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। वह अपने हाथ की मुठिया कसते हुए बोला। यह सुनते ही संग्राम का माथा पूरी तरह से टनक गया और बोला, एक मिनट, कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर हमारा उन सब में कोई हाथ नहीं है। बकवास बंद कर अपनी, तो कितना गिरा हुआ है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और कहाँ है तेरा बेटा संजय? कहाँ छुपा रखा है उसे? जल्दी से बाहर निकालो उसे, वरना अपने पूरे परिवार की चिता एक साथ जलते हुए देखेगा तू। शेरा बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था। अपने बेटे का नाम सुनकर एक पल के लिए संग्राम भी हैरान रह गया, पर चेहरे से पता नहीं चलने देता है और बोला, क्या बकवास है? संजय से तुम्हारा क्या काम? उसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? माया अभी अपनी चबाते हुए आवाज़ में उससे पूछी। अगले ही पल शेरा अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही वह सब संग्राम सिंह के सब परिवार को पकड़ लेते हैं और बॉडीगार्ड्स जाकर के संजय को ढूंढने लगते हैं। बाकी सब चिल्ला रहे थे कि वह ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर जा सकता है। शेरा आराम से एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट सुलगा रखा था। अपने कमरे की चौखट पर खड़ी अहाना चोरी चोरी सब कुछ देख रही थी, क्योंकि किसी बाहर वाले के सामने आने से उसे माया ने मना किया था। उसने बस शेरा की पीठ नजर आ रही थी, चेहरा नहीं। पर शेरा की हरकतों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कौन है यह बदतमीज, वह मन ही मन बेहद गुस्से में सोच रही थी। तभी उसका एक खास आदमी शेरा के पास गया और बोला, शेरा वह संजय पूरे घर में नहीं है, इन लोगों ने कहीं छुपा दिया है। शेरा एक बार अपनी आंखें बंद करता है और उसे अपनी बहन नैना का चेहरा नजर आता है। अगले ही पल अपनी लाल आंखें खोला और अपनी गन निकालते हुए सीधा निशाना संग्राम सिंह पर लगाया और बोला, चल जल्दी बताओ संजय कहाँ है? यह देखकर एक पल के लिए तो अहाना भी घबरा गई। संग्राम भी उतने ही गुस्से में बोला, इन छोटे मोटे खिलौने से मुझे डर नहीं लगता है, और रही बात मेरे संजय की तो वह वही है जहाँ उसे होना चाहिए। चल अब निकल यहाँ से। शेरा 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी बहन को इस हालत में पहुँचा करके तुम अपने बेटे को बचा लेगा? बिल्कुल नहीं। वह हल करूँगा तेरे और तेरे बेटे का कि तुम दोनों मुझसे मौत की भीख मांगोगे। क्या बकवास है यह? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा और मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है। संग्राम उस पर गरजते हुए बोला। शेरा भी उस पर गरजते हुए बोला, झूठ बोलना बंद कर, यह देख। संजय की चैन वह अपनी जेब से निकालते हुए और संग्राम की आंखों के सामने लहराते हुए बोला। चैन देख कर के संग्राम के माथे पर बल पड़ गए। यह तो संजय की चैन है, पर यह इसके पास कहाँ से आई? वह मन में ही सोचने लगा। शेरा उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देखकर समझ गया था कि यह क्या सोच रहा है और बोला, क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी, निकल गई सारी हवा। चल बता कहाँ छुपाया है उसे, वरना तुम सबकी जान ले लूँगा। शेरा दांत खींचते हुए बोला।
माया सेरा पर हावी होते हुए बोली, वाह भाई वाह, ऐसी एक चैन है क्या पूरी दुनिया में। पता नहीं किसकी चैन उठाकर यहाँ लेकर आए हो और तुम्हारी बहन ने किसके साथ मुंह काला किया है हम क्या जाने, और इल्ज़ाम डाल रहे हो। अभी वह आगे कुछ बोलती कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ सेरा ने लगा चुका था। यह देखकर अहाना की आंखें हैरानी से फैल गई। सेरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। उसके एक थप्पड़ से हिल गई थी माया, वह लड़खड़ा करके दूर जाकर गिरी थी। संग्राम मन में सोचने लगा, इस औरत से कितनी बार बोला है कि सोच समझकर ही मुंह खोला करो, पर नहीं, अब भुगतो। सेरा बोला, औकात में रह कर के अपनी बात करो। और सेरा दहाड़ते हुए बहुत जोर से आंख लाल किए हुए सबकी तरफ देखने लगा और एक पल के लिए तो सब सहम से गए थे। यहाँ तक कि अहाना की चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। वह संग्राम पर गन तान कर बोला, फटाफट से अपने बेटे को मेरे हवाले करो, बताओ कहाँ छुपा के रखे हो। उधर अस्पताल में गुजरते वक्त के साथ नैना की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके बचने के चांसेस ना के बराबर थे। यह देख कर के डॉक्टर की हालत भी खराब हो रही थी। पल पल की अपडेट जानने के लिए सेरा ने अपने एक आदमी को वहां छोड़ रखा था, जो कि इस वक्त सेरा को फ़ोन करके बताता है कि नैना की हालत में कोई सुधार नहीं है, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ख़राब होती जा रही है। बस इतना सुनते ही देर किस बात की, सेरा अपना आपा खो देता है और बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ संग्राम, संजय कहाँ है, वरना आज मौत का ऐसा तांडव देखेगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। यह कहते हुए वह उस पर गोली चला देता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह गोली संग्राम के कंधे के पास से होकर के निकल गया। अहाना भी 2-4 कदम अपने कमरे से बाहर निकाल लेती है। फिर से संग्राम के ऊपर गन ताने हुए बोला और अब लगा कि वह संग्राम के सीने के बीचों बीच गोली लगने वाली है, मगर सामने दौड़ते हुए अहाना आ गई। तभी सेरा गोली चलाते चलाते रह जाता है और बोला, ए लड़की हट सामने से, जान प्यारी नहीं है क्या। सेरा बेहद गुस्से में बोलता है। अहाना बोली, जान तो तुम्हें प्यारी नहीं है जो यहाँ मरने के लिए आ गए हो, अपने आदमियों की फौज लेकर के आए हो और इन सबको पकड़ के अपना जोर दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें। और मेरा भाई कभी कोई गलत नहीं कर सकता है। और तुम संजय की बात कर रहे हो, संजय भी निर्दोष है, वह तो कई दिनों से यहाँ से दूर है, पढ़ने बहुत तमाशा कर चुके हो, अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। यह पहली बार था जब सेरा के सामने किसी ने इतना मुंह खोला था, वह भी निडर और बेखौफ होकर के। सेरा का खास आदमी उज्जवल भी दंग रह गया था। वह कभी सेरा को देख रहा था तो कभी अहाना को। अहाना की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। माया तो अहाना को देखते हुए मन में सोचने लगी, मैं तो कहती हूँ कि सेरा इस मनहूस को मार दे, पीछा छूटेगा इससे। अगले ही पल सेरा अहाना की कलाई पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए और अपने गन उसके सर पर पॉइंट करने लगा और बोला, लगता है ताऊ और बेटी में बहुत प्यार है। वह अहाना को खींचा और 2 कदम पीछे होते उसे कार में बैठाते हुए बोला, इस लड़की की जिंदगी प्यारी है तो अपने बेटे को लेकर आ जाना, वरना इस लड़की को तुम लोग भूल जाना। इतना कहकर के वह किसी तूफान की तरह अहाना को लेकर वहां से चला गया। रसोई घर में खड़ी कमला ताई मन में सोचने लगी, भगवान करे अहाना इस नरक में कभी वापस न आए और अब उसकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाए। वे लोग खड़े देखते रह जाते हैं और सेरा अहाना को अपने साथ लेकर चला गया। पूरे रास्ते अहाना उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार। सेरा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाह कर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में सेरा की गाड़ी उसके बड़े से बंगले में गई। वह जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और अहाना का सर आगे टकराते टकराते बचा। अहाना घूरकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बदतमीज,
शेरा भी उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर उसे खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। आहाना अपने दूसरे हाथ से उसके पीठ पर, कंधे पर तो कभी वो उसके सीने पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे जानवर कहीं के, छोड़ मुझे, बहुत पछताओगे तुम। पर आहाना के नाजुक हाथों का शेरा के फौलाद जैसे शरीर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वह उसे खींचते हुए एक कमरे में लेकर के गया। अगले ही पल वह उसे एक कमरे में धक्का देते हुए बोला, सुनो लड़की, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर जब तक तेरा भाई मुझे नहीं मिल जाता है तब तक तो यहीं रहेगी। यह कहते हुए वह एक सिगरेट जलाकर होठों से लगा लिया। इससे पहले कि वह बाहर जाता, उससे पहले ही आहाना टेबल पर रखा हुआ फूलदान उठाकर उसके सर पर मारते हुए बोली, तुम मुझे कैद करके रखोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? बिल्कुल नहीं, मेरे ताऊ छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जान ले लेंगे। वह तुम्हारी बहन उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोल रही थी। शेरा के माथे से खून की एक धारा बह जाती है, जिसे अपने हाथ से साफ करते हुए बोला, ये लड़की, चुप रहोगी तो जिंदा रहोगी, वरना वरना क्या कर लोगे तुम, बताओ मुझे। एक आग और दूसरा सोला था। संग्राम आहाना के ताऊ और माया ताई थी। आहाना के माता पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। संग्राम ने कभी भी आहाना को अपने से दूर नहीं किया। वह अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखा, बड़ा किया। वहीं जब माया आई तो उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। वह हमेशा मनहूस कहा करती थी। वह उससे घर में खुश नहीं थी। संजय सिंह संग्राम और माया का इकलौता बेटा था। वही संग्राम का एक छोटा भाई उमेश था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी रूपा पत्नी थी। वह भी कुछ खास पसंद नहीं करते थे आहाना को। बाकी मिला करके देखा जाए तो आहाना को संग्राम और उसका बेटा संजय के अलावा कोई उसे पसंद नहीं करता। आहाना के दादा जब थे उस वक्त से ही कमला ताई, जो कि घर की बहुत पुरानी नौकरानी थी, वही आहाना को पाल पोस कर बड़ा की थी। वही हमेशा माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। जब आहाना इस घर से चली गई तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि आहाना पूरे घर का काम संभालती थी। किचन से लेकर कपड़ा धोना, यहाँ तक कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सारी ज़रूरतों को आहाना ही देखा करती थी। उसके जाने के बाद कहने लगी, कमी सबको खलने लगी है। और माया संग्राम के पास आई और कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके आहाना को लेकर आओ, और तभी तो हमारा टेस्टी टेस्टी खाना कौन खिलाएगा। वही उमेश कहने लगा, भाई भाभी सही कह रही हैं, अगर वह नहीं आएगी तो फिर ख्याल कौन रखेगा। वह सारा काम, सारे घर को वही तो चलाती थी। वही कमला ताई दूर खड़ी यह सब कुछ सुन रही थी और कहने लगी, इन बेवकूफ़ों को कौन बताएगा कि वह लड़की कितनी अनमोल है। सिर्फ इन्हें अपने काम और खाने की पड़ी है, उसके फिक्र किसी को नहीं है। वही आहाना उस कमरे में बैठे हुए रोए जा रही थी। कहाँ से कहाँ किस्मत लाती है उसकी। लेकिन उसको यह उम्मीद ज़रूर थी कि उसके ताऊ ज़रूर आएंगे उसे बचाने के लिए। लेकिन आधी रात हो गई, अभी तक कोई नहीं आया उसको बचाने। और सोचने लगी, आखिर घर वाले क्या कर रहे हैं, मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ शेरा इस वक्त अपने सीक्रेट इलाके में बैठा अपने आदमियों के साथ डिस्कस कर रहा था। आखिर मेरी बहन के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वह संजय सिंह जब तक से मिलेगा नहीं तब तक से हमें नहीं पता आखिर यह कौन कर सकता है। तभी शेरा का एक आदमी बोला, भाई मुझे तो लगता है वह लड़की सब कुछ बताएगी, उसे सब कुछ पता होगा। शेरा का दूसरा आदमी बोला, मुझे नहीं लगता कि वह लड़की इतना सब कुछ जानती होगी, क्योंकि उस लड़की की बात करते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। बल्कि यहाँ तक मुझे यह भी पता है कि वह लड़की उस पूरी हवेली की मालकिन है, लेकिन उसके घर पर उस लड़की के साथ नौकरों की तरह सलूक किया जाता है। शेरा समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या सच्चाई है। तभी दूसरी तरफ उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वह अपने कार में बैठा और उज्जवल भी दौड़ते हुए उसके साथ कार में बैठा और बस कुछ ही देर में और दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए।
नैना के वार्ड में गए तो नैना इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। सेरा अमेरिका से डॉक्टर को भी बुला चुका था। वह डॉक्टर अपना इलाज भी चालू कर चुके थे, मगर अभी नैना के हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह फिर से अपनी बहन को देख करके वहीं जम सा गया। उज्जवल उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई घबराने की कोई बात नहीं है, नैना ठीक हो जाएगी। कहीं न कहीं उज्जवल नैना को पसंद करता था और वह अंदर ही अंदर घूट घूट करके इस पर मर रहा था। वह प्रॉब्लम बताता तो किसे बताता। 2 दिन हो गए थे, सेरा ढंग से सोया भी नहीं था। उज्जवल कहने लगा, सेरा घर पर आराम से जाओ और सो जाओ, मैं नैना के यहाँ पर हूँ। कल तुम यहाँ आ जाना आराम से। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर बहन को कौन संभालेगा? कुछ होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। यह सुनते हुए वह वहाँ गहरी नज़र डाला और चला गया। जब घर गया तो अहाना न कमरे में बंद रोते हुए चिल्लाते हुए जा रही थी। बाहर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे खोले। यह उसकी नौकरानी बताई। वह सुनकर के वह अहाना के कमरे में गया। जैसे ही वह दरवाज़ा खोला, अहाना वहीं दरवाजे से लगी हुई थी। दरवाज़ा खोलने की वजह से वहाँ दूसरी साइड गिर गई, जिसे देख करके एक पल के लिए तो सेरा डर गया। फिर वह एक गहरी नज़र डाला और उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले जा कर के सुला दिया। पानी पानी बोलते हुए वहीं बेहोश हो गई थी। सेरा सबको सख्त हिदायत दिया था कि कोई भी उस लड़की के कमरे में आसपास भी नहीं दिखेगा, मगर खुद में सोचने लगा, मैंने यह क्या कर दिया? कहीं मैंने सबको मना करके गलती तो नहीं कर दिया? वह चिल्लाते हुए अपने सर्वेंट को बुलाया। एक सर्वेंट दौड़ते हुए उसके कमरे में गई तो चिल्लाते हुए बोला, इसके कमरे में पानी क्यों नहीं है? फटाफट से पानी की बोतल और खाना, हर चीज़ यहाँ पर लाकर रख दो। सब दौड़ते हुए नीचे गई और फटाफट से पानी और खाने की प्लेट लेकर के आई और उसके जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अहाना के फेस पर पानी के छींटे डाले तो अहाना चीखते हुए उठ खड़ी हुई और अपने सामने सेरा को देखी तो एकदम से घबरा गई। उसे देख करके कहने लगी, तुम कब आए? सेरा के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और बोला, क्यों मैं नहीं आ सकता? और 2 दिन तो हुआ था अहाना को अपने पास रखे हुए, अपनी कैद में। इतने में ही उसको अपने कैद से डरा करके रखा हुआ था। अहाना अभी 20 साल की ही थी। 2 दिन में ही सेरा के डर की वजह से वह सूख कर कांटा हो चुकी थी। सेरा भी अच्छे से समझ रहा था। वह कुछ ज़्यादा ही उसके साथ सख्ती बरत रहा था। वह तो उसके साथ बहुत कुछ कर सकता, लेकिन वह भी एक लड़की थी और लड़की की इज्जत की अहमियत क्या होती है वह अच्छे से जानता था, क्योंकि उसकी खुद की बहन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। पता नहीं किसकी नज़र उसकी बहन पर लग गई थी और किसने उसके साथ हैवानियत कर दिया और आज वह इस हालत में पहुंच गई। वह एक बार अपनी बहन के बारे में सोच करके फिर से उसकी आंखें लाल हो गई और वह अहाना के हाथों को कस के पकड़ के बेड से लगाते हुए उसके ऊपर आ गया और बोला, तुम्हारे बाप और भाई ने मेरी बहन के साथ जो किया, मैं वह तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ और मैं दिखा सकता हूँ कि तुम्हारे घर वालों को कि मैं भी एक मर्द हूँ और मैं भी उनकी इज्जत के साथ खेल सकता हूँ, जिस तरह से उन लोगों ने मेरी इज्जत के साथ खेला। आखिर मेरी बहन ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? और तुम जानना चाहती हो कि मेरी बहन के साथ आखिर क्या हुआ है? दूसरी तरफ अहाना भी चिल्लाते हुए बोली, यहाँ अपनी बकवास मत दिखाओ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ और मैं देखना भी नहीं चाहती। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही सेरा अहाना के जबड़े को अपने हाथों में कस के पकड़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओ और मेरी बहन के बारे में अनाप शनाप बोलो। वह अहाना के हाथों को कस के पकड़ा और घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर जाने लगा। वहाँ एक पल के लिए सोचने लगी, यह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? वह अपनी कार में बैठाया और उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँचा। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के उस वार्ड में था जहाँ नैना भी थी। वह नैना के वार्ड के बाहर उसका सर दरवाजे से लगाते हुए बोला, देखो मेरी बहन की हालत क्या हो रखी है। वह इस वक्त न जिंदा रह पा रही है और ना ही मर पा रही है। यह बीच में ही तड़प रही है
और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वाले हैं। अहाना जब नैना को एक नज़र देखी तो वह भी टूट सी गई। नैना के चेहरे पर पूरी तरह से जख्म हो रखा था, हाथ पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, उसके कमर से लेकर के पूरे पैर तक पट्टियों से बंधी गई थी। अहाना की आंखों से आंसू आ गए। वह सोच सकती थी कि एक लड़की और उसकी इज्जत कितनी मायने होती है, और उसके साथ यह सब कुछ हो गया। वह वहीं दरवाजे से टेक लगा कर के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उज्ज्वल भी था, यह सब कुछ देखकर हैरान था। वह समझ चुकी थी कि एक बहन की इज्जत एक भाई के लिए कितने मायने रखती है, और वह फिर सेरा के करीब गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ मैं बताऊंगी कि कौन किया है। एक पल यह बात उसके मुंह से सुनते ही सेरा उसको एकटक देखने लगा, और फिर उसके हाथों को जोर से पकड़ा और फिर घसीटते हुए हॉस्पिटल से बाहर लेकर गया और गाड़ी में बैठाया और बोला, तुम इसके लायक भी नहीं हो, और ना ही तुम्हारा पूरा खानदान। मेरे ही हाथों जान से मारा जाएगा। तभी सेरा पर अहाना को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वह उसके हाथों को जोर से झटक दी और बोली, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए सोच रही हूँ, और तुम हो कि मेरे खानदान को मार रहे हो। तुम किसी को भी मार दोगे। अगर मारने से तुम्हारी बहन को ज़िंदगी मिल जाएगी तो खुश रहना। अगर मुझे मारने से या मेरी इज्जत तार तार करने से तुम्हारी बहन जिंदा हो जाएगी तो खुश हो जाना। क्या तुम यही चाहते हो? यह करने से तुम्हारी बहन सही हो जाएगी, फिर करो तुम अपनी मनमानियाँ। मैं तैयार हूँ, तुम्हें रोकूंगी नहीं। लो अपनी आग बुझा लो। इतना कहने के साथ में अहाना अपने दुपट्टे को हटा देती है। उसके वजूद को एक नज़र देखकर सेरा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि यह लड़की सच में पागल है, यह क्या कर रही है, और बहुत ही गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कि गुस्से से कह रहा हो, यह क्या कर रही हो, और उसके दुपट्टे को उठाकर बड़े ही सलीके के साथ में उसके वजूद पर रख दिया। उस इंसान को ढूंढो। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन होंगे, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं कर सकते। इतना सुनकर वह अहाना के चेहरे को एकटक देखती रहा, और फिर दांत खींचते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे। और इतना कहते हुए वह कार स्टार्ट किया और बहुत ही तेजी के साथ में कार भगाने लगा। कुछ ही देर में वह हवेली पहुंचा, और वहां जाकर अहाना का जोर से हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए हवेली के अंदर लेकर जाने लगा, और बोला, चलो आज मैं दिखाता हूँ कि कैसे मेरी बहन ठीक होती है। इतना कहने के साथ में ही वह अहाना को कमरे में लेकर गया और उसको बेड पर पटक दिया और बोला, मैं दिखाता हूँ कि मेरी बहन कैसे वापस आएगी और उसका दुश्मन। इतना कहते हुए वह अहाना के हाथों को जोर से बेड में दबाने लगा। अहाना चिल्लाए जा रही थी, छोड़ो मुझे, मगर सेरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस उसके लिप्स से अपने लिप्स रख कर के किस किए जा रहा था। अहाना की सांसें फूलने लगी, और वह अचानक से अपने हाथ से उसके सीने पर रखते हुए जोर से झटक दी। सेरा कुछ दूर जाकर के गिरने से बचा, और फिर एक पल अहाना को नज़र भर के देखने लगा और बोला, आखिर मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था किसी का। अभी वह अहाना के करीब जाता कि उसके हवेली के बाहर जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। वह चौंक गया, कहाँ हो सेरा? मेरे डर से छुपे बैठे हो, मेरी बहन को छोड़। अहाना उस आवाज़ को पहचानती थी। वह जोर से बोली, संजय मेरा भाई आ गया। संजय नाम सुनते ही सेरा के तो खून खौल उठे, और वह दौड़ते हुए सीधे नीचे गया और उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन के साथ। अभी वह आगे कुछ बोलता कि संजय उसके हाथों को झटक दिया और बोला, मैंने तुम्हारी बहन के साथ में कुछ भी नहीं किया, तुम गलत सोच रहे हो। और रही बात मेरी बहन की तो छोड़ दो, तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? इतना कहते ही संजय उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा।
सेरा की आंखें लाल हो गई और वह भी संजय को पंच पर पंच मारे जा रहा था। तभी अहाना बीच में आकर के संजय के सामने खड़ी हो गई और बोली, खबरदार जो मेरे भाई पर हाथ उठाया तो। सेरा मारने में इतना धुत हो चुका था कि अहाना कब आई और संजय के सामने खड़ी हो गई उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला, और संजय को मारने के बजाय वह अहाना को एक पंच दे मारा और अहाना के जबड़े पर एक पंच लगते ही अहाना के जबड़े पूरी तरह हिल चुके थे और वह नीचे गिर के बेहोश हो चुकी थी। यह देखते ही सेरा भी अपना होश खो बैठा। वह हैरान नज़रों से अहाना को नीचे गिरे हुए देख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर दिया। संजय उसको देखते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह क्या किया मेरी बहन को। और इतना कहते हुए वह संजय अपनी बहन को उठाते हुए अपने कार में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जिस हॉस्पिटल में नैना एडमिट थी, ठीक उसी हॉस्पिटल में संजय भी अहाना को एडमिट करवाया। दोनों एक दूसरे वार्ड के बगल में ही थे। अहाना जब से सेरा के कब्जे में आई थी वह 2 दिन से ना कुछ खाई थी और ना ही कुछ पी थी, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। और आज उसे ऐसा पंच पड़ा था कि वह बर्दाश्त से बाहर था। यहाँ तक कि वह पंच एक मर्द पर भी लगता तो वह गिरकर ढेर हो जाता। और अहाना तो एक नाजुक सी कोमल सी लड़की थी। वहीं सेरा को अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अहाना को कैसे मारा और कैसे वह गिरी। वह अपने माथे को पकड़ कर के कहने लगा, क्या मैं कर दिया। वह भी एक लड़की थी और उसमें इसकी क्या गलती है। मैंने उस लड़की को क्यों सजा दिया। कहीं ना कहीं वह अहाना के लिए बहुत फिक्र कर रहा था। वहीं उसका फ़ोन बजा। वह फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नैना पहले से ठीक है। वहाँ डॉक्टर को उम्मीद हो चुकी है कि नैना ठीक हो जाएगी। इतना सुनना था कि सेरा खुश हो गया और वह हॉस्पिटल के लिए दौड़ गया। जब वह हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहाँ अहाना भी उसके बगल वाले वार्ड में एडमिट है। वह एक नज़र अहाना को देखा और फिर दूसरे ही पल नैना के कमरे में आ गया। नैना, और कुछ ही देर की बात है, तुम्हें होश आ जाएगा मेरा बच्चा। और इतना कहकर के उसके माथे को चूम लिया और बोला, और मैं अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम बस ठीक हो जाओ। वही कोई था जो गहरी नज़रों से नैना को देख रहा था, जो दिलो जान से उसे मोहब्बत करता था। वह कोई और नहीं बल्कि उज्ज्वल था। और कहीं ना कहीं यह बात सेरा को पता था कि उज्ज्वल नैना से प्यार करता है, लेकिन उज्ज्वल यह बात सेरा को बताए उसकी इतनी हिम्मत कहाँ। अपने बहन के वार्ड से बाहर निकला और उज्ज्वल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नैना ठीक हो जाएगी उज्ज्वल, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। लेकिन अब मेरी बहन उस लायक नहीं है कि तुम उसे अपना पाओ। यह सुनते ही उज्ज्वल हैरानी से सेरा की तरफ देखने लगा। तो सेरा बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो और कहीं ना कहीं नैना भी, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी है मेरे भाई। यह सुनते ही उज्ज्वल की आंखों से जो इतने दिन से रुके हुए आंसू थे वह निकल गए और वह सेरा के सीने से लग गया और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। फिर कुछ देर के बाद में उसका जी हल्का हुआ तो वह सेरा की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन सेरा, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसे दिल से प्यार किया है और मैं अपने प्यार को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। वह कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। मैं उसके जख्मों का मरहम बनना चाहता हूँ। जो उसको चाहिए मैं उसे हर कीमत पर ला कर के दूंगा। इतना सुनते ही सेरा गले लगा लिया और बोला, तुमसे अच्छा तो मेरी बहन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। 2 महीने बाद नैना लगभग ठीक हो चली थी और उसने अपने भाई को बता भी चुकी थी कि वह कौन इंसान है जो उसके साथ बदतमीजी किया था। उसकी खोज में आज भी सेरा इधर उधर भटकता रहता। सेरा अपनी बहन नैना की शादी उज्ज्वल से तय भी कर चुका था, मगर नैना उज्ज्वल से शादी करने से मना कर रही थी, क्योंकि वह खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वह उज्ज्वल के लायक है। लेकिन उज्ज्वल बार बार उसे यही बोलता था कि
नैना तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, आज भी तुम कल वाली ही नैना हो। मैं कभी भी दूसरी नज़र से तुम्हें देखा तक नहीं हूँ, तुम आज भी मेरी वही नैना हो, तुम समझती क्यों नहीं हो। कितना समझाने के बाद आज नैना मानी थी। वहीं कहीं ना कहीं सेरा के दिमाग में भी यही था कि उसने आहाना के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। तभी उसे खबर मिली कि आहाना की शादी एक बहुत बड़े घराने से हो रही है और वह कोई और नहीं राय बहादुर था। राय बहादुर यह नाम सुनकर के वह हैरान हुआ और जिस दिन आहाना की शादी थी वह उसके मंडप पर पहुंच गया और आहाना का हाथ पकड़ के उसे मंडप से उठा लिया था और राय बहादुर आज खुलेआम आहाना से शादी करने वाला था। वह भी पकड़ा गया। राय बहादुर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो नैना के साथ हैवानियत किया था। वहाँ नैना को एक पार्टी में देखा था, वह उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया था। नैना उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाई थी, उसके गालों पर थप्पड़ मारकर, और वह इस थप्पड़ का बदला लिया था नैना की इज्जत से खेलकर, और वह यहाँ से विदेश भाग गया था। कुछ दिन पहले ही वह यहाँ आया था। जब यह बात संग्राम सिंह और उसके सारे घर वाले ने सुना तो आहाना से उसकी शादी नहीं होने दिए। दूसरी तरफ माया तो यही चाहती थी कि राय बहादुर से ही उसकी शादी हो, क्योंकि वह उसी के लायक है। माया चिल्लाते हुए बोली, तुम कौन होते हो हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले। यह सुनकर के संजय बोला, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो। आहाना मेरी बहन है और आप यह उस राय बहादुर जैसे घटिया इंसान के साथ आप शादी करने के लिए बोल रही हैं। हमें कल नहीं पता था लेकिन आज सीरा की वजह से राय बहादुर के बारे में पता चला। इसमें कौन सी बुरी बात है। यह अच्छा हुआ कि वक्त से पहले हमें पता चल गया। माया चिल्लाते हुए बोली, यह सेरा का ही कोई चाल होगा राय बहादुर को फंसाने में। सेरा बहुत अच्छे से जानता था कि माया एक आंख भी आहाना को देखना पसंद नहीं करती है। इस वजह से वह सबको सबूत के साथ उसने दिखाया। उस पार्टी में जो भी नैना के साथ हुआ और हर चीज़ हर बातें वह सारे फुटेज लेकर आया हुआ था। संग्राम सिंह यह देख कर के बोला, सेरा तुमने मेरे घर की इज्जत का मान रखा और कल भी तुमने भले ही तुम मेरी बेटी को लेकर गए थे लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। इस राय बहादुर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। यह सुनते ही सेरा संग्राम सिंह पर गुस्से से दांत खींचते हुए बोला, यह मेरा अपराधी है और मैं ही इसे सजा दूंगा। इसके और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। इतना कहते हुए वह राय बहादुर को घसीटते हुए लेकर जाने लगा। तभी संग्राम सिंह बोला, एक चीज़ तुम भूल ही रहे हो सेरा। सेरा रुक गया और बोला, सेरा ऐसी कोई चीज़ नहीं भूलता जो किसी और को याद दिलानी पड़े। तभी संजय बोला, आहाना को भूल रहे हो तुम। नहीं जानते आहाना कितना पसंद करती है तुमको और तुम भी आहाना को कितना पसंद करते हो, वरना तुम यहाँ नहीं आते। वही सेरा आहाना की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, मैं तो बस अपनी बहन का बदला लेने आया था, और यह कहते हुए वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आहाना अपने कमरे में बैठी सच में सेरा से मोहब्बत कर बैठी थी। वह उसके कैद में थी, तब से उसे बहुत झगड़ती थी, उससे दूर भागने की कोशिश करती थी। लेकिन जब वह उसकी बहन के बारे में सच्चाई जान गई और यह जानी कि सेरा कोई गलत इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, तो वह उससे धीरे धीरे मोहब्बत कर बैठी। लेकिन सेरा का कुछ नहीं हो सकता। सेरा तो अपने मन का मालिक था। फिर भी उसे आहाना रह रहकर याद आया करती थी। उसे जब रहा नहीं गया तो वह आहाना के घर आया और सीधे आहाना के कमरे में जाने लगा। वही माया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यह तो एकदम से गुंडा मवाली हो गया है। जब देखो तब बिना बुलाए मेरे घर में आ जाता है। यह सुनते ही सेरा आंखें लाल किए हुए माया की तरफ देखा और बोला, लगता है कि तुम्हें उस दिन का थप्पड़ याद नहीं है। भूल गई हो तो तुम्हें एक और थप्पड़ दे मारूं क्या। वही कमला ताई किचन में थी, यह सुनते ही हंस पड़ी। आहाना अपने कमरे में इस वक्त बैठे अपने कुछ बुक्स पढ़ रही थी। तभी सेरा उसके कमरे में गया और आहाना की जब नज़र गई तो वह फौरन से बेड से खड़ी हो गई और दीवार से जा लगी। सेरा उसकी हड़बड़ी देख करके ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, तुम इतनी मुझे देख करके डर क्यों जाती हो।
आहाना बोली, तुम हो ही ऐसे, मुझे हमेशा हर बार डरा देते हो। और उसके करीब गया और बोला, इस बार नहीं आहाना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। बहुत हो गया यह नाटक, मुझसे अब नहीं होगा। मुझे बेहद पसंद हो तुम, चलो हम शादी कर लेते हैं। इतना सुनकर के वो आहाना शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। यह सुनकर तो उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। और बोली, नहीं, मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ ना फिर। शेरा बोला, दुश्मन नहीं, जाने दुश्मन की बेटी हो तभी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहते हुए वह आहाना को अपने सीने से लगा लिया और उसको गोद में उठा कर के सबके सामने से लेकर चला गया और बोलते गया कि कल मेरी शादी है, तुम सब लोग आ सकते हो और नहीं भी आओगे तो मेरी शादी होकर ही रहेगी। इतना कहकर वह उसे कार में बैठाया और लेकर चला गया। वही माया चिल्लाते हुए बोले जा रही थी, क्यों लेकर जा रहे हो उसको। वहीं संग्राम सिंह मुस्कुराते हुए बोला, आखिर वह शेरा है, शेरा किसी का नहीं सुनने वाला है, जब जो उसकी मर्जी है तभी वह करेगा। और हाँ, सब लोग कल रेडी रहना, हम अपनी बेटी की शादी में ज़रूर जाएंगे। वही माया तो पूरी तरह से जल भुन गई थी और वह बोली, मुझे नहीं जाना है, तुम सब लोग चले जाना। और वह जाकर अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई। वहीं कल का दिन भी आ गया, शेरा और आहाना की शादी भी हो गई। आज आहाना पूरे हक के साथ शेरा के कमरे में मौजूद थी। वह दुल्हन के लिबास में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, ऐसे कि कोई देखे तो उसको देखते ही रह जाए। शेरा तो बस दूर से ही टकटकी लगाए उसे देख रहा था, नज़र ही नहीं हट रही थी उसकी, इतनी खूबसूरत थी आहाना। शेरा उसके करीब आया और कहने लगा, आज तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती अपने करीब आने से। शेरा की बातों को सुनकर के आहाना बोली, आज तो मैं पूरे हक के साथ में अपने पास आने तक नहीं दूंगी तुम्हें। इतना सुनते ही शेरा आंखें बड़ी कर लिया और बोला, अच्छा। और इतना कहते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया और बोला, कहाँ जाओगी, आज की बाहों का घेरा कुछ अलग ही बता रहा है और कल कुछ और था। शेरा बोला, कल वह बीत चुका है, वह याद मत करो। वह बोली, उस आदमी का क्या हुआ। उसकी बात सुनकर के शेरा स्माइल के साथ में बोला, उसको जहाँ पहुँचाना था वह पहुँच चुका है, उसकी फ़िक्र मत करो, क्योंकि वह सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, इसके अलावा मेरा प्लान कोई नहीं जानता। लेकिन वह इंसान अब इस दुनिया में किसी को भी नज़र नहीं आएगा, कहीं वह है ही नहीं। शेरा उस इंसान को मार चुका था। सब जानते थे कि शेरा किस तरह का इंसान था। वह जान लेना उसके लिए खेल था और वह उस इंसान को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारा था कि उसकी रूह तक कांप गई थी। आहाना कुछ अभी बोलती कि शेरा उसके नाजुक से लिप्स पर अपने लिप्स रख दिया और उसे किस करने लगा। वह धीरे धीरे उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए सीधे उसके वजूद में उतरने लगा। आहाना भी पूरी तरह से उसके प्यार में खो गई थी। आहाना भी पूरी तरह उसके प्यार में खोने लगी, क्योंकि वह भी न चाहते हुए भी शेरा से प्यार कर चुकी थी। वहीं अगले ही दिन शेरा ने अपनी बहन और उज्जवल दोनों की भी शादी कर दिया। नैना उज्जवल के साथ में बहुत खुश थी। इतना सब कुछ उसके साथ हो जाने के बाद भी उज्जवल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे एक एंजल की तरह प्यार करता था। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।